हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसमें से अभी तक हम लोग क्लास 6, 7th, 8th, 9th तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कर कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए सीरीज से क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। आज हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें। इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों के नाम बताइए। यहाँ से शुरुआत किया गया है इस चैप्टर का। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहाँ पे संसाधन की परिभाषा बताइए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की पारस्परिक क्रियात्मक संबंध से निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, जैव और अजैव। ख है कि समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यह स्वामित्व के आधार पर है। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। यह इस प्रकार से संसाधनों का वितरण किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक भौतिक पर्यावरण को दर्शाया गया है। यहाँ पे प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, यह सब मानव निर्माण करता है। अब देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए संसाधन। तो यहाँ पे एक प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानवीय संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण करण योग्य संसाधन होते हैं। और नवीकरण योग्य संसाधन में भी सतत सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल होते हैं। दूसरा जैव, इसमें प्राकृतिक वनस्पति जैसे वन हो गई और वन्य जीव। यहाँ पे अनवीकरणीय योग्य में देखते हैं कि जो पुनः चक्रित जैसे धातु और अचक्रित जैसे जीवाश्म ईंधन, इन्हें जीवाश्म ईंधन को चक्रीय नहीं माना जाएगा, चक्रीय नहीं होते हैं। अब देखते हैं मानवीय में। जैसे मानवीय में हो गए संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता, यह मानवीय संसाधन है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का हास्य संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए है, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। संसाधन जो है अमीर और गरीब लोगों में बट गया है। बट गया है।
संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। जैसे-जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अव अ, अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको क्रियाकलाप आप कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है सतत पोषणी विकास क्या होता है, तो इसको देखते हैं। सतत पोषणी विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी विकास बिना पर्यावरण के किसी नुकसान के हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, यानी जो भी विकास हो वह इस प्रकार से हो कि जो भविष्य में हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं उनके लिए भी संसाधनों का उचित वितरण हो, यानी कहने का मतलब उनके लिए भी सुरक्षित रखा जा सके संसाधन। अब देखते हैं यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, देखते हैं इसको। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। स- सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रिवो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब हम देखते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब देखते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के रूप में जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल निवास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन
भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना पहला। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान अनुमान लगाना व मापन करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। आगे देखते हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों के गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। यहाँ पे एक कारण पूछा गया है कि क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थितियां होने के कारण बताइए। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप सोचिएगा, फिर बताइएगा कमेंट पे। बात करते हैं आगे। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। अतः संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि उसमें प्रौद्योगिकी मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। यहाँ पे देखिए एक कोटेशन है गांधी जी का संसाधनों को लेकर। हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यहाँ पे उनका कहने का मतलब था कि हमारे पास इतना संसाधन है कि जिससे हमारी जो पूर्ति है वो हो जाएगी। अगर हमारी ज़रूरतें अत्यधिक मात्रा में अगर बढ़ जाए तो उसकी पूर्ति हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अब हम आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक
स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की है। रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान री डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। यानी पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कई सारे सम्मेलन और आयोजन किए गए हैं। अब बात करते हैं भू संसाधन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया गया है। यहाँ पे आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। यहाँ पे देखिए कि ये जो पोर्शन है पठार का 27% भाग पर पठार है। यहाँ पे 43% भाग पर मैदान और बाकी का जो 30% है इस पर पर्वत है। चलिए देखते हैं भू उपयोग। भू उपयोग भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन, दूसरा कृषि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजकों में लाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा है कि परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे अस्थायी चारागाहें, अन्य गोचर भूमि, वह के विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। चौथी है परती भूमि, वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, उसे हम परती भूमि कहते हैं। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। अब आगे देखते हैं। पांचवा, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती हैं वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को विशुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि डेटा बहुत पुराना दिया गया है तो फिर भी देख लेते हैं। तो वन का जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए ये वन का है। उसके बाद बंजर, ये क्षेत्र बंजर है। उसके बाद गैर कृषि प्रयोज्य के अंतर्गत क्षेत्र, यहाँ पे ये हो गया। तो इसके आप अपने बुक में इसको देख करके यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और ऐसे डेटा पूछे भी नहीं जाते हैं। चलिए अब आगे आगे देखते हैं।
अब आगे देखते हैं कि भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर दीजिए अपने बुक में भी। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान में प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इससे फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इसको एक या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तभी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। सॉरी अरुणाचल सॉरी 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। यानी यहाँ पे बोने के लिए भूमि की मात्रा बहुत कम है। अब आगे देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस प्रकार निर्भर करती है। भू भू उपयोग का एक एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े भी अपनी मूल आवश्यकताओं का 50% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण और खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को भी गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचाई से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणी और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन इनमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला जैसे शेल्टर बेल्ट,
पशुचारण नियंत्रण और रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं मृदा संसाधन। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और अन्य समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन गठन वायु और रासायनिक और मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जैसे सकरे सॉरी यहाँ पे इसके आगे यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ पे सॉरी भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार है। यहाँ पे मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच और भू आकृतियां, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। अब पहला देखते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यह मृदा विस्तृत विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदानों विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों में आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल, भंग और समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चों क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी वायु से भी होती है। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जो खादर मृदा होती है वह बांगर मृदा की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और अन्य दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्र की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं काली मृदा की। काली मृदा इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों में बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर भी पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी
धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा मृदाएँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भी परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृत्तिकाएँ चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले बौछार से ही शुरू की कर दी जाती है। बात करते हैं लाल और पीली मृदाएँ। लाल और पीली मृदाएँ। लाल मृदा दक्कन के पठार और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएँ ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। बात करते हैं लेटेराइट। लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों और आर्द्र शुष्क ऋतुओं के एक एक के बाद एक आने वाले एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है, यानी लीचिंग के माध्यम से होता है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इनमें अधिकतर सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यानी काजू की फसल लेटेराइट मृदा में होती है, लाल रेटी सॉरी लाल लेटेराइट मृदा में। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अतः स्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। अब बात करते हैं वन मृदा। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के इन गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टर होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन सॉरी मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिशिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में से ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। बात करते हैं अब मृदा अपरदन और संरक्षण की। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ-साथ चलती हैं और ये दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण निर्माण और खनन इत्यादि ने कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि, बडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को महाखड्ड भूमि कहा जाता है।
कई बार जल विस्तृत क्षेत्र क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन यानी सीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है। इसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय के सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों से बांधा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पौनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और इस तरीके से पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक यानी शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया, इसको हम कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है। मुख्य कारण है तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिक सिंचाई। यहाँ पे है कि किस प्रांत में सोपानी कृषि की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। देखते हैं इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो गया झारखंड। झारखंड में काली मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।